हेलो मेरे प्यारे साथी और मित्रों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे और पढ़ेंगे इस वीडियो में बीए थर्ड ईयर का ये स्पेशली टॉपिक है, यानी जिनके आगे ये काम आ रहा है किसी एग्ज़ाम में तो है ही, बट ये स्पेशली बीए थर्ड ईयर वालों के पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट पेपर से संबंधित हैं। ठीक है ना, पेपर फर्स्ट। और अगर बात करें आगे लेसन, तो हाँ ये लेसन नंबर 5 है। लेसन नंबर 5 है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो जैसा कि टाइटल से आपको दिख गया होगा, आज हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही ईजी वाला भी होगा। ठीक है ना, तो हमको उसको उसी तरीके से समझेंगे ताकि आपको इसी वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, शक्ति के लिए संघर्ष, ये आप ध्यान रखिए। आज का अपना जो टाइटल जो लेसन है शक्ति के लिए संघर्ष का, हमें आज इस लेसन में काफ़ी इंपॉर्टेंस सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि हम इसमें शक्ति बनाए रखने, इनके विस्तार और इनके प्रदर्शन से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट समझेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो वापस बता देते हैं कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है ना बीए थर्ड ईयर वालों का, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के ऊपर ये पूरा पेपर है। तो हम ये जो बात कर रहे हैं शक्ति के लिए संघर्ष, ये हम विश्व दृष्टिकोण से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस रीजन। तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की बात आती है, शक्ति संघर्ष शब्द अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संघर्ष, तब आप एक विद्वान का नाम याद रखिए, एक विद्वान का नाम मॉर्गेनथाउ, काफ़ी इम्पोर्टेंट और कभी न कभी आपको ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा गया होगा। पिछली बार एग्ज़ाम अगर हुए होंगे तो, या फिर इस बार पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति संघर्ष की जो व्यवस्था है या जो शब्दावली है या इसके बारे में जो प्रसिद्ध उल्लेखनीय विचार है वो किस विद्वान के हैं, तो ध्यान रखिए मॉर्गेनथाउ। और ये इनकी बहुत अच्छी पुस्तक है, यानी पूछा जाए मॉर्गेनथाउ ने शक्ति संघर्ष के ऊपर जो महत्वपूर्ण विचार लिखे हैं, यथार्थवादी विचारक है, ये भी ध्यान रखना है। तो कौन सी पुस्तक है इनकी? पॉलिटिक्स अमंग नेशन। ये खुद एक यथार्थवादी विचारक हैं और इनकी ये पुस्तक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, ताकि देखो ये पॉइंट इसलिए होते हैं ताकि आपको पता रहे कि हम क्या मैटर पढ़ने वाले हैं और कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, ताकि नोट भी कर लें। तो मॉर्गेनथाउ ने कहा, जैसा कि यहाँ पे नोटेड है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है। क्या है? शक्ति संघर्ष है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पॉलिटिक्स होती है, कहीं ना कहीं अगर हम उसको देखें, भले ही वर्तमान लक्ष्य नहीं हो, लेकिन तत्कालिक लक्ष्य हमेशा शक्ति के लिए संघर्ष रहा है। जब भी बात आती है शक्ति की, तो कहीं ना कहीं संघर्ष का जिक्र जरूर होता है। तो मॉर्गेनथाउ यही कहना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हो, जब हम राजनीति की बात करते हैं और शक्ति की बात करते हैं, तो संघर्ष अवश्य वहाँ हो जाता है। तो इसलिए ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रत्येक राजनीति जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर एक जो राजनीति होती है ना, वह शक्ति के लिए संघर्ष के तौर पर ही जानी जाती है। ये आपको पता लग गया होगा। जैसे विभिन्न देश होते हैं, वह अपने लिए शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब वो किस लेवल की, किस टाइप की चाहते हैं, वो हम यहाँ पे जरूर देखेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखें कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी पॉलिटिक्स इतनी होती है ना कहीं वह शक्ति के लिए ही हो रही है, तो हम कहते हैं शक्ति संघर्ष। अब जरूरी नहीं कि हथियारों की लड़ाई के लिए मुझे शक्तिशाली सेना बनानी, नहीं। हम बात करें कि संसाधन रूप में भी हो, मानसिक रूप में भी हो, सांस्कृतिक रूप में भी हो या आर्थिक रूप में भी हो, किसी न किसी तरह से हर कोई शक्ति के लिए संघर्ष चाहता है, मतलब संघर्ष कर रहा है। कोई अपनी प्रतिष्ठा, अपनी धाक बनाने के लिए, जैसे मैं एक देश हूँ तो मैं दूसरों पर एक अच्छी मेरी खुद की धाक बनाने के लिए मैं कहीं ना कहीं विश्व के विभिन्न पक्षों में अपनी शक्ति संघर्ष के लिए लड़ूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं सैनिक की शक्ति के लिए लड़ रहा हूँ, या मेरी एक पूंजीवादी देश बनना मेरी एक शक्तिशाली पहुँच है, तो इसके लिए मेरी जो तरीके होंगे दूसरों को धूल चटाना, मुझे आगे बढ़ना, या मेरी एक ऐसी पहचान बनाना कि विश्व में मुझे पहचाना जाए, नहीं खुद की प्रतिष्ठा को बनाए रखना या प्रतिष्ठा को गिरने नहीं देना। तो हम यहाँ पे सब शक्ति की बात करें तो शक्ति का मतलब वो वाली शक्ति नहीं होगा जो आप डिसम की बात करें। हम यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो शक्ति नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर होती है, वह विभिन्न तरीक़ों से प्राप्त करने के लिए होती है। तो ये चीज़ आप इसका बैकग्राउंड समझ गए होंगे। हम यहाँ पे इसकी अभी पृष्ठभूमि देख रहे हैं, सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, शक्ति संघर्ष मतलब क्या है, ठीक है। ये चीज़ आपको फिलहाल यहाँ पे थोड़ी समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं।
तो शक्ति संघर्ष का एक हम पहला व्यू देखते हैं, दार्शनिक आधार। शक्ति संघर्ष का दार्शनिक आधार ये क्या कहता है? जैसा कि आपको पता होगा, शक्ति के लिए जो संघर्ष होता है उसमें कुछ दार्शनिक आधार भी हैं, यानी वो विचारधारा जो शक्ति संघर्ष को सपोर्ट करती है दार्शनिक आधार पे। तो ध्यान रखें, प्रत्येक देश के राजनेता सदैव अपने राष्ट्रों के हित के लिए प्रयत्नशील हैं और प्रत्येक राष्ट्र का हित उसके भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक विभिन्न परिप्रेक्ष्य में हो सकता है। तो हर कोई देश यही चाहता है, यानी एक साइकोलॉजी या फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण हो गया है कि हर देश अपनी उन्नति के लिए शक्ति चाहता है, हर अपनी उन्नति के लिए। क्योंकि देखो, हम यहाँ पे बात करें, कुछ अच्छा अचीव करना है, समाज को आगे बढ़ाना है, कुछ हितकर कल्याणकारी करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे हित दूसरों से टकराएंगे, तो संघर्ष होगा। ये होता है दार्शनिक आधार, समझ में आ गया होगा। फिर है राजनीतिक आधार। राजनीतिक आधार कहने का मतलब है कि जो शक्ति संघर्ष का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि हमें फिजिकली लड़ना नहीं है, हमें भाषा के आधार पर, ठीक है ना, विचारों के आधार पर हमें क्या करना है, अपना राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित करना है। हम एक ऐसी विचारधाराओं को बढ़ावा दें जिससे हमारी राजनीतिक धाक बढ़े। जैसे कहीं ना कहीं देखते हैं ना कि हाँ, भले ही इसमें जोर नहीं है लेकिन ये इनका भी पेन कलम ही जोरदार चलती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये बात देखें तो कलात्मक माध्यम जैसे भाषा, भाषण, ध्वनि, रंग, उत्पादन, वितरण के साधन, स्वयं के ऊपर आत्मनियंत्रण, ठीक है ना, इन शब्दों को अगर छोड़ते हुए हम आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं हमारा प्रभाव दूसरों पे जमाना, हम राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी दूसरों पर अपना धाक या पावर जमाते हैं, उनके कार्यों दूसरे भी अपने अकॉर्डिंग कार्य करें। हम अपनी राजनीतिक दृष्टिकोण से सोच से दूसरों को भी बदल सकते हैं, दूसरे की शक्ति को भी अपने अकॉर्डिंग ला सकते हैं। हम राजनीतिक शक्ति को इतना सक्षम बना लें कि हर कोई अपने इस राजनीतिक क्षेत्र में अपनी ओर देखे, अपनी दृष्टिकोण को ध्यान दे। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि राजनीतिक तरीके से हम विश्व में अपनी एक शक्ति और धाक ला सकते हैं। तो शक्ति के लिए संघर्ष दार्शनिक आधार पे होता है, राजनीतिक आधार पे, और राष्ट्रीय हित, ये तो आपको पता होगा। जितने भी देश आजकल अब देख रहे हैं जो शक्ति प्राप्त करने के लिए जो होड़ मची हुई है, ये होड़ी जो मची हुई है, कहीं ना कहीं हर राष्ट्र अपने हित को पूरा करना चाहता है। जैसे भारत है, तो भारत इतनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों मशक्कत कर रहा है, क्यों संधि समझौते, संघर्ष, तनाव वगैरह होता है, किसी का सपोर्ट करना किसी का नहीं करना क्यों करता है? क्योंकि भारत चाहता है, ऐसे हर एक देश चाहते हैं कि वह अपने देश का हर तरह से विकास करे, एक ऐसी मिसाल कायम करे कि दूसरे देश उसे सीखे या उसको बराबर गरिमा और सम्मान दे। तो इस तरह से एक देश अपने आंतरिक स्वार्थ, मकसद, अपने आंतरिक फ़ायदों के लिए, स्वार्थ के लिए, लोगों के कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के लिए संघर्ष करता है। संघर्ष शक्ति के लिए, तो यहाँ पे शक्ति शब्द आते सिर्फ ये मत समझना सिर्फ फाइटिंग वाली शक्ति हो रही है, नहीं, बहुत सारी मैंने कही है कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, किसी न किसी तरीक़ों से वो एक शक्ति के लिए आगे बढ़ना चाहता है, तो संघर्ष भी होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, तो शक्ति के लिए संघर्ष होता है विश्व स्तर पर। इसकी 3 नीतियाँ हैं। अगर मोटे तौर पे अगर हम देखें तो जो शक्ति के लिए जो संघर्ष होता है वह 3 नीतियों के ऊपर डिपेंड होता है। कहीं ना कहीं अगर आप विश्व में जितने भी देशों की राजनीति या विदेश नीति देख लें तो इनमें जो शक्ति के लिए संघर्ष हो रहा है उसमें मैं अभी मेंशन करूँगा वो 3 नीतियाँ कहीं ना कहीं कारगर होती है। एक ना एक नीति है वह विदेश नीति के अंतर्गत शामिल हो। किसी भी देश की अगर विदेश नीति को हम अगर देखें परखें तो कहीं ना कहीं ये 3 नीतियों का जिक्र जरूर होता है। यानी हर देश की विदेश नीति होती है, इसमें कहीं ना कहीं इन 3 नीतियों का जिक्र जरूर होता है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं शक्ति संघर्ष की 3 नीतियाँ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में आने लायक ये प्रश्न है। मेरे प्रिय विद्यार्थी या जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वो ये चीज़ ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये आने वाली संभावना रहती है। शक्ति संघर्ष की 3 नीतियाँ, ठीक है ना। पहली, शक्ति संघर्ष यथास्थिति की नीति या शक्ति बनाए रखना। कहने का मतलब ये है
कि कोई देश है जो अपनी जो स्थिति, अपना पावर, अपनी जो धाक है वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है। क्या करना चाहता है? बनाए रखना चाहता है। यानी ऐसा नहीं कि मैं जैसे शक्तिशाली हूँ तो मेरी स्थिति, मेरी जो लापरवाही से वापस मैं कमज़ोर हो जाऊँ या दूसरे देश मेरे ऊपर अधिकार करें, नहीं। तो यानी ये जो पहली नीति है वह हर कोई देश चाहता है कि मेरे पास जो पावर या मेरे पास जो शक्ति है वह कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा भले ही हो, कम नहीं होनी चाहिए, या फिर ऐसे ही बनी रहे, या फिर मेरी जो वर्तमान जो पहुँच है। जैसे एक एग्जांपल बताएं, कोई फर्स्ट नंबर पे आ गया, तैराकी में आ गया, थ्रो फेंक में आ गया, रनिंग में आ गया, या क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम बात करें या किसी और देश की बात करें, वह वर्ल्ड कप जीत गई और नंबर 1 बनी। तो अब भारत अपनी क्रिकेट टीम की शक्ति को बरकरार रखना चाहेगा। यानी दूसरी बार जब भी वर्ल्ड कप हो तो भारत अपना इतिहास दोहराना चाहेगा, अपनी शक्ति को वापस उसी लेवल पर ले जाना चाहेगा, यानी बराबर वो स्थिति बनाई रखना चाहेगा। यानी ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप हार जाए, समझ में आ रहा ना। तो पहला हर कोई देश चाहता है कि अपनी शक्ति है वह अपना जो लेवल है या तो वो बढ़े या ऐसा ही रहे, हर कोई अपनी शक्ति को यथास्थिति बनाए रखना चाहता है। अब जैसे बात कर लें कि अगर कोई दो देशों के मध्य शक्ति विभाजन हो जाता है, यानी दो देशों के मध्य क्या कह जाए शक्ति, दो देश है वो आपस में बढ़ जाते हैं, तो इनके मध्य संधि समझौता होता है कि नहीं होता है। जैसे हम बात करें भारत पाकिस्तान की बात करें तो हमारे बीच संधि समझौते हुए, चाइना के साथ हमारा जो 62 में युद्ध हुआ था तब ये जो संधि हुई ताशकंद वगैरह जो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, शिमला समझौता, ये इनके दोनों के साथ हुए। तो ये जो संधि समझौते हुए हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये जो संधि की जो शर्तें हैं ना वो यथावत बनी रहे, यानी वो देश भी इस संधि का पालन करे और हम भी करें। यानी शक्ति प्रदर्शन, शक्ति के लिए संघर्ष कहीं ना कहीं स्थिति को बरकरार रखने वाला भी होता है। जैसे मैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो आपको समझ आनी चाहिए। जैसे कि हम बात करें 1911-12 की, तो 1911-12 के अंतर्गत इटली और तुर्किस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। युद्ध होने के बाद उन्होंने अपनी शक्ति है वह स्थिर करनी भी चाहिए। और जैसा कि एक और एग्जाम्पल मैं बात कर लूँ कि 1815 में नेपोलियन ने युद्ध के बाद अपनी एक नीति बनाई थी और वो चाहते थे कि ये नीति बनी रहे। ये नीति क्या है? बनी रहे। या फिर हम बात करें कि 1933 के अंतर्गत इटली के संघर्ष के दौरान उन्होंने जो मुकाम हासिल किया था वो अपनी स्थिति को बरकरार रखने चाहते थे। तो ये जो पहला पॉइंट है वो आप समझ गए होंगे। काफ़ी देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वही शक्ति के लिए संघर्ष या हर क्षेत्र में अपनी स्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा, शक्ति संघर्ष किस लिए? साम्राज्यवाद या शक्ति का विस्तार। ये बिल्कुल जैसे आपको पता होगा वर्तमान में साम्राज्यवादी देश कौन कौन से हैं जो अपनी साम्राज्यवादी नीति को अपनाए जाना चाहते हैं। चाइना, रूस भी है। तो ये अपनी शक्ति को और बढ़ाना चाहते हैं। साम्राज्यवाद का मतलब शक्ति का विस्तार करना, जैसे कि मैंने यहाँ पे दूसरा वर्ड भी दिया है, शक्ति का विस्तार। तो कुछ देश हैं यानी विश्व स्तर पर शक्ति संघर्ष क्यों होता है, तो इसका एक रीज़न ये भी है कि कुछ देशों की फितरत है साम्राज्यवाद या हमके शक्ति का विस्तार करना। अब वो ये नहीं है कि लड़ाई का ही मकसद हो, वो चाहते हैं कि मेरा विश्व व्यापार पे मेरा अधिकार हो, मेरा विश्व में मेरी व्यापार की शक्ति ज़्यादा बढ़े। कोई चाहता है कि मेरा विश्व के साथ साथ विभिन्न समुदायों में राजनीतिक पावर बढ़े, समझ में आ रहा है, धार्मिक पावर बढ़े। तो कहीं ना कहीं एक और देश ये भी चाहेगा कि मेरी आर्थिक शक्ति, यानी मैं कहीं ना कहीं ऐसा शक्तिशाली बन जाऊँ कि मेरा जो आर्थिक स्तर है वो काफ़ी बढ़ जाए, मैं दूसरों पर प्रभाव जमा सकूँ। तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ देश अपने संघर्ष को इसलिए करते हैं, अपनी शक्ति को इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उनकी नीति होती है साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि क्षेत्र बढ़ाना, इसका मतलब है कि हर स्तर पर कोई अगर आर्थिक स्तर को लेवल को बढ़ाना चाहता है, इसके लिए उसे विभिन्न देशों के साथ संघर्ष भी करना पड़ सकता है, कोई राजनीतिक स्तर पर भी संघर्ष कर सकता है, या कोई अपनी और भी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विश्व में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की जो नीति अपनाता है उसके लिए वो विश्व के किसी देशों के साथ टकराव भी कर सकता है। शक्ति प्राप्त करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसे शक्ति संघर्ष के तत्व से गुजरना पड़ता है। तो ये समझ में आ गया होगा शक्ति संघर्ष। अब यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ तो
मॉर्गनथाउ ने भी यही कहा है कि यथास्थिति को पलटने की, यानी जो पहले की नीति है ना उसको पलटना। अब कहने का मतलब मेरे पास जो पावर है मैं उसको और बढ़ाना चाहता हूँ, यानी मैं मेरी साम्राज्यवाद नीति को बढ़ाना चाहता हूँ। तो यथास्थिति के उलट में ये नीति कहती है अपना विस्तार बढ़ाना, अपनी शक्ति, अपनी धाक, अपना पावर बढ़ाना। तो ये हो गया शक्ति संघर्ष का दूसरा पॉइंट। अब इसमें ये भी होता है, जैसे अगर बात करें तो साम्राज्यवाद 3 प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला तो ये, जैसे किसी देश ने किसी दूसरे देश को जीत लिया, तो जीतने के बाद वह अपनी नीति को उस देश पे लागू करेगा, व्यापार वहाँ पे बढ़ाना चाहेगा, अपनी नीति, अपनी धार्मिक नीति, अपनी सामाजिक नीति वहाँ पे बढ़ाना चाहेगा। तो इसके एक और पक्ष भी होता है कि जो हार गया है या तो वो इस नीति को स्वीकार करके अपनाए या इसका विरोध करें। तो इसी दरमियान शक्ति के लिए संघर्ष होता है, क्योंकि हर देश चाहता है अपनी शक्ति बढ़े, अपना विश्व स्तर पर एक पहचान बने। तो इसके लिए इसके विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न नजरिए हो सकते हैं कि वह आर्थिक शक्ति बनना चाहता है, एक राजनीतिक शक्ति बनना चाहता है या सैनिक शक्ति बनना चाहता है। तो उनके विभिन्न नजरिए हो सकते हैं, लेकिन हर कोई जब अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो वो साम्राज्यवाद कहा जाएगा और ये शक्ति के लिए संघर्ष होगा। और ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये जितने भी विश्व की जो विदेश नीतियाँ होती हैं उसमें इन नीतियों का जिक्र कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जरूर होता है। फिर बात करें तीसरा, शक्ति संघर्ष, प्रतिष्ठा की नीति या शक्ति प्रदर्शन करना। जैसे देखा होगा कि भारत ने आज गरुड़ युद्धाभ्यास किया, आज ये अभ्यास किया, इंद्रधनुष अभ्यास किया, या विश्व में थल सेना अभ्यास हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर कोई देश अपनी पहचान, अपनी धाक, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना या बढ़ाना चाहता है। तो इसलिए उसे इन शक्ति या अपने खुद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष से कभी गुजरना भी पड़ता है। इसका मैं जैसे कुछ एग्जाम्पल भी बताऊं तो देखें, जैसे कि 1945 के अंतर्गत चर्चिल, स्टालिन और ट्रूमैन ने आपस में ये समझौता नहीं हो पाया था, क्योंकि वह अपने आप में शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे, दोनों एक दूसरे से ढकना नहीं चाहते थे। इसी तरह हम बात करें 1940 के अंतर्गत पेरिस में विजयोत्सव के समय सोवियत विदेश मंत्री की द्वितीय पंक्ति में बैठाया गया तो प्रतिष्ठा कम हो गई। तो ये भी होता है कि कभी कभार कोई राष्ट्र देशों का सम्मेलन होता है तो किसी सम्मानित व्यक्ति को जब हम पीछे की लाइन में खड़ा करते हैं तो उसको अपमानित महसूस होता है, उसकी प्रतिष्ठा विश्व के दूसरे देशों के सामने धूमिल मिल जाती है या कमज़ोर होती है। तो इसलिए वह अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए और ज़्यादा प्रयास करता है। जैसे हम बात करें, भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, तो ये कोई राजनीतिक या धार्मिक युद्ध नहीं था। चाइना है वो कहीं ना कहीं भारत की जो प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा थी ना उसको धूल मिलाना चाहता था। अब प्रसिद्धि तो ये भी होता है कि विश्व स्तर पर शक्ति संघर्ष इसलिए भी होता है कि कुछ देश अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना या बढ़ाना चाहता है या कोई किसी दूसरे की गिराना भी चाहता है। तो ये होता है शक्ति के लिए संघर्ष। तो शक्ति के लिए संघर्ष के कई मायने होते हैं। जैसे हम बात करें, पहला यहाँ पे बात करें कि शक्ति की यानी प्रतिष्ठा की नीति के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए देश काफ़ी अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे हम देखें कूटनीति की रस्में, कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कूटनीति की चाल चलता है। जैसे कहीं ना कहीं अगर देखें कोई बड़ा जो देश है, हम कहीं नाम नहीं लेंगे या नाम भी ले लें, जैसे चीन, तो उसने अपनी कूटनीति चलाई। कूटनीति के बलबूते पे पाकिस्तान और श्रीलंका को आर्थिक बल्लोपल देकर पंगु बना दिया। अब इतने कमज़ोर हो गए कि चीन की बातें उनको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होती है कूटनीति। एक दूसरी बात करें, जैसे चीन ने एक ऐसी नीति चलाई है कि भारत को चारों ओर से घेर लिया, कहीं ना कहीं दूसरे आसपास के देशों को ऐसा बल्लोपन दिया कि भारत को कंट्रोल में करना चाहता है। ठीक है, तो ये और भी चीज़ें अगर हम देखें तो हर देश अपनी चाल चलता है, वो चाल अलग अलग तरह की होती है क्योंकि हर कोई अपनी प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाना चाहता है। तो इसलिए एक तो कूटनीति तरीका होता है, दूसरा होता है सैनिक शक्ति प्रदर्शन। कोई अपने शक्ति के बदौलत दूसरे देशों पर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है कि मेरे पास परमाणु हथियार है, मेरे पास AK-47 का भी अपडेट वर्जन है, मेरे पास हाइड्रोजन बम है। तो हर कोई अपनी शक्ति प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए नए नए प्रयास और नए नए तरीके अपनाता है और इसके लिए
काम भी करता है। तो कभी कभार अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ संघर्ष भी होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होगी कि आज का लेसन था शक्ति के लिए संघर्ष। तो ये होता है, इन 3 नीतियों को ध्यान में रखें। या तो कोई शक्ति को बनाए रखना चाहता है वैसे की वैसी, या फिर उस शक्ति समृद्धि में विस्तार करना चाहता है, या फिर बात करें वो अपने प्रदर्शन को और ज़्यादा मजबूत, यानी अपनी राजनीतिक, धार्मिक या सैनिक शक्ति दूसरों के सामने प्रदर्शन करके बताना चाहता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ। तो इसलिए ये शक्ति संघर्ष होते हैं। और शक्ति संघर्ष के संबंध में आज वाला टॉपिक मुझे लग रहा है कि बहुत ईजी था और आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आई है, अगर कुछ कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और बताइए मुझे क्या चीज़ें नहीं समझ आई है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है स्पेशली और आपको समर्पित है। और इसके अलावा और भी आपकी कोई डिमांडिंग वीडियो है कि सर हमारे लिए एक ये वीडियो बनाइए, तो बिल्कुल आपकी कोई भी डिमांडिंग वीडियो तो उसका कमेंट कीजिए, जल्दी आपको वो वीडियो भी मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का इस मी एंड माई यूट्यूब क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।